91.2 NIVH छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। हेलो नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दून में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मेरा नाम निहाल है। मेरी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो हैं वो हैं रिची। हेलो रिची। हेलो निहाल, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूं। आप कैसे हो रिची? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। रिची, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मैं रहने वाला तो हूँ कोलकाता का। वैसे बंगाली फैमिली से नहीं हूँ, पर दिल से बंगाली हूँ, तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। आपके फैमिली में कौन कौन है रिची? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और दीदी है। अच्छा, तो वो आपके साथ मतलब शुरू से आप उनके साथ रहे हो कि आप बाहर आउटिंग की हो, आपने कहीं बाहर रहे हो? नहीं, शुरुआत से ही उनके साथ रहा। बचपन में स्कूलिंग भी हुई तो शाम को मैं घर आता ही था, तो उनके साथ ही रहा। आउटिंग एक्चुअली अब हो रही है कि महीने के महीने मैं घर नहीं जा पा रहा, तो आउटिंग एक्चुअली अभी है, तभी नहीं थी। ओके जी। तो रिची, आप अपने दृष्टिहीन आप कैसे हुए? मतलब आपकी विजन कैसे लॉस हुई? मतलब मैंने बस सुना है, क्योंकि मैं उस एज में नहीं था कि मैं उस एक्सपीरियंस को करूं और फिर मुझे याद रहे। तो मैंने ये सुना है कि बाय बर्थ मैं डिसेबल्ड नहीं था, विजुअली इम्पेयर्ड नहीं था। पर जब 1.5-2 महीने की उम्र थी मेरी, तो किसी कारणवश मेरे में मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट डायग्नोस हुआ, और वो डायग्नोस होते होते एक्चुअली 3-4 महीने हो गए थे। कुछ मेडिकल रीजंस थे, और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया तो दे सेड कि इट्स टू लेट। सो आपको उस टाइम पे कुछ पता है कैसे हुआ, क्या हुआ, या आपकी फैमिली ने कुछ बताया डॉक्टर्स ने? नहीं, तो एक्चुअली 2 वर्जन्स हैं इसके। तो फैमिली के माने तो कुछ मेडिसिन के रिएक्शन से हुआ था। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय मेडिकल रिपोर्ट्स, जब मैं अपने मेडिकल रिपोर्ट्स को खुद चेक करता हूँ कभी कभी कि किस लिए हुआ होगा, तो उसमें जो रीज़न है वो मेनिंजाइटिस का है। ओके, तो आपको डॉक्टर ने बताया नहीं कि ये कैसे क्या? बेसिकली वो ज़्यादातर मैंने जो वर्जन सुने हैं वो मेनिंजाइटिस। अच्छा जी। तो फिर इसके अलावा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? कोलकाता से हुई या फिर किसी बाहर किसी अलग राज्य से हुई है? सो कोलकाता में एक मतलब मेरा जो एरिया है वो ग्रेटर कोलकाता में पड़ता है, तो वो उत्तरपाड़ा नाम है उस एरिया का जी। हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है वो। और मतलब वहाँ पर ही एक ब्लाइंड स्कूल था। तो पहले तो कई सालों तक मेरी स्कूलिंग नहीं हुई। शायद घर वालों को भी उम्मीदें होंगी कि इन्हें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाना है, इन्हें दूसरे स्कूल्स में डालेंगे, मतलब किसी स्पेशल स्कूल्स में नहीं डालना है। तो उसके वजह से स्कूलिंग में भी काफ़ी टाइम लगा, और एडमिशन में भी दिक्कत हुई इंक्लूसिव स्कूल के लिए, तो वो लोग तब लेना नहीं चाहते थे। सो
फाइनली उत्तरपाड़ा में एक स्पेशल स्कूल है, लुइस ब्रेल मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो वहाँ पर लुइस ब्रेल मेमोरियल स्कूल फॉर द साइटलेस, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ स्पेशल स्कूल में फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। आपकी फैमिली वाले चाहते थे कि आप इंक्लूसिव स्कूल्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें? तो मतलब वो चाहते थे कि इंक्लूसिव स्कूल में एजुकेशन कंप्लीट हो, और ये एक भी चाह रहती है ना कि बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद उसको अच्छे से, अगर इंक्लूसिव स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं अभी जी, तो बाद में शायद उनकी आईसाइट वापस आ जाए। हम हर जगह हर तरह की कोशिश करेंगे मेडिकली जो भी पॉसिबल हो, तो उस हिसाब से उन्होंने कोशिश भी करी, पर फाइनली एक रियलाइजेशन का पॉइंट आया कि नहीं, इनको अब स्कूलिंग तो करवानी पड़ेगी, तो फिर स्पेशल स्कूल से। तो आपको क्या बेटर लगा, मतलब आप इंक्लूसिव स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर स्पेशल स्कूल्स में? नहीं, मतलब स्पेशल स्कूल में तो मैं क्लास मतलब नर्सरी से 10th तक रहा, और उसके बाद 11th-12th में मैं इंक्लूसिव स्कूल भी गया। तो इंक्लूसिव स्कूल का एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। स्पेशल स्कूल में जैसे कि अगर मैं स्पेशल स्कूल नहीं जाता तो शायद ब्रेल या टेलर फ्रेम का यूटिलाइजेशन, कैसे हम दूसरे असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, उसकी नॉलेज शायद मुझे अच्छे से नहीं आती। हालांकि रिसोर्स सेंटर्स होते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में वो स्पेशल स्कूल रहा, तो स्पेशल स्कूल की तरफ से मुझे वो बेनिफिट्स मिले। एंड 11-12 में जब इंक्लूसिव स्कूल में जाते हैं तो लाइक एक नई दुनिया खुल जाती है इंक्लूसिव स्कूल में, और इंक्लूसिव स्कूल में काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिला मुझे। मतलब स्पेशल स्कूल में क्या होता है, हम एक सेफ स्पेस के अंदर रहते हैं, बट इंक्लूसिव स्कूल में वो सेफ स्पेस कई हद तक टूट जाती है, तो उस हिसाब से लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा रही, शायद मेरी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव स्कूल में रही। मैं ये पूछूंगा कि आपको क्या फ़र्क लगा इंक्लूसिव स्कूल और स्पेशल स्कूल्स में? स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल जो है ना, दुनिया की रियलिटी को आपको ज़्यादा दिखाती है। ओके। हाँ, स्पेशल स्कूल, मैं स्पेशल स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद स्पेशल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और कई मायनों में मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि स्पेशल स्कूल की भी ज़रूरत है, पर इंक्लूसिव स्कूल में आपको पता चलता है कि अच्छा, फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आगे कैसे हम दूसरे स्ट्रीम्स में जा सकते हैं, कई सारे और दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव्स बदल जाते हैं आप जब अपने पीयर्स से डिस्कस करते हो। एक इंक्लूसिव स्कूल में 15-20 के बैच स्ट्रेंथ से आप जब डिस्कस कर रहे हो, वहाँ पे आपके पीयर्स, और एक स्पेशल स्कूल में 15-20 के बैच के पेयर्स हैं, और इंक्लूसिव स्कूल में 50-60 लोगों के जो एक बैच होता है या फिर एक सेक्शन होता है, तो आपका पीयर से इंटरेक्ट करना भी आपको काफ़ी हद तक शेप करता है। तो उस मायने में भी इंक्लूसिव स्कूल बहुत हद तक मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अच्छा, इंक्लूसिव स्कूल्स में आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो कौन हेल्प वहाँ के स्टाफ करते थे, आपके फ्रेंड्स करते थे, क्लासमेट, कौन आपकी हेल्प करता था वहाँ पे? नहीं, हेल्प के मामले में जब बात आती है तो हाँ, कई सारी दिक्कतें थी जिनका सामना करना पड़ा, जैसे कि स्क्राइब की ज़रूरत जो होती है, जिसको राइटर कहते हैं हम, तो जी, तो उसमें क्या होता था, कभी कभी टीचर्स के तरफ से मिल जाते थे, वो लोग प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि आप खुद अपना देख लो। और मुझे अभी भी याद है, मैं जब क्लास 11th में एक स्कूल में एडमिशन लेने गया था, आई वॉज जस्ट स्टेपिंग इन। मैं फॉर्म लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसमें बस पहला कदम मैंने रखा होगा उनके दरवाजे पर, एंड अंदर से ये आवाज़ आती है कि मतलब अंदर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस की तरफ से किसी ने बोला कि आप आए हो, अच्छी बात है, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद लो, हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, चाहे स्क्राइब लेना हो चाहे कुछ भी हो। तो एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया पहले ही। तो हेल्प जो है, दोस्त काफ़ी हेल्प करते थे, दोस्त बहुत अच्छे मिले मुझे। अगर 11 और 12 में इंक्लूसिव स्कूल में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा वो थे कि दोस्त काफ़ी अच्छे मिले, और जब ज़रूरत पड़ी, चाहे वो नोट्स के लिए हो, चाहे वो स्क्राइब ढूंढने के लिए हो, दोस्त और कुछ मेंटर्स इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमेशा हेल्प किया। अदरवाइज शायद मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाता। मतलब 12th के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे स्क्राइब मिलेगा या नहीं, मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा या नहीं। तो हाँ, कभी कभी रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज रहती है, वहाँ से एक तरह का एक्सक्लूजन या सेग्रीगेशन आता है। आप अपने स्कूल में अकेले ही दृष्टिहीन व्यक्ति थे क्या? जी, अकेला ही था। आप अगर इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो ऑफ कोर्स मैं अकेला ही था 11-12 में। शायद पहले पढ़े थे, मतलब पहले कुछ स्टूडेंट्स आए हैं कुछ बैचेस में,
बट मैं जिस साल था तो मैं अकेला ही था। अच्छा, और आपके टीचर्स का कुछ सपोर्ट रहा आपके प्रति, जो मतलब एक जैसे अब जो स्पेशल एजुकेशन जैसे बढ़ती जा रही है, जी। तो स्पेशल एजुकेशन में हर स्कूल्स में एक स्पेशल एजुकेटर या दो स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड कराया जाता है, बट क्या आपके उस टाइम पे अवेलेबल थे स्पेशल एजुकेटर? नहीं, एक्चुअली कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं था। तो टीचर्स अगर कुछ पढ़ाते भी थे तो मैं अपने फ्रेंड से नोट्स लेता था, फिर कुछ मेंटर्स से जो गाइड करते थे, दोस्त कभी कभी पढ़ा दिया करते थे, नोट समझा दिया करते थे। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, बट एज अ स्पेशल एजुकेटर मुझे कोई नहीं मिला। और क्लास में आप जैसे मान लीजिए कि जो साइटेड स्कूल होता है उसमें उस पे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, जी। तो वो चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी रहती थी वो आपको कौन बताता था पढ़ के? जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, काफ़ी सारे दोस्त हैं और ये डिस्कशन याद कर रहा हूँ तो उन सब के नाम और जिस तरह से उन्होंने हेल्प किया वो सब याद आ रहे हैं। जी, आप उनके तो नाम भी ले सकते नहीं, हैं। लाइक कई हैं, मैं कितनों के नाम लूँ? अगर मैंने 10 के लिया तो और 10 छूट जाएंगे, ऐसा जी है। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे कभी अकेला पढ़ने नहीं दिया। अदरवाइज शायद मेरा इंक्लूसिव स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक बुरा हो सकता था, बट उन्होंने आखिरी दिनों तक मुझे, मतलब जब तक 12 के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो गए, इनफैक्ट रिज़ल्ट आने के पहले भी उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो वो पीयर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और ब्लैक बोर्ड पर अगर कुछ लिखा होता था तो कोई ना कोई उनमें से ज़रूर ऐसा होता था जो अपना नोट्स लेता था और फिर बाद में मुझे बताता था कि देखो ब्लैक बोर्ड पर सर ने ये लिखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन मुझे मिल जाता था। अच्छा, तो इसके अलावा मतलब कि आप जैसे आप बता रहे कि आप स्पेशल स्कूल से आप इंक्लूसिव स्कूल्स में आए, जी। तो स्पेशल स्कूल्स में आप हॉस्टल में रहते थे या फिर? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, मैं क्योंकि मेरे घर से काफ़ी पास था वो स्कूल। जी। सो मतलब मैं जाता था सुबह, और कभी कभी ऐसा होता था कि हॉस्टल में रहने का मन कर गया तो वो अलग बात है, पर जनरली हॉस्टल में नहीं रहता था। शाम या रात होते होते तो मैं आ ही जाता था घर। तो आप मतलब मान लीजिए कि आप घर के काफी पास था स्कूल, बट आप कैसे वहां जाते आते थे? आप खुद मोबिलिटी या फिर पेरेंट्स आते थे, आपके दोस्त नहीं, छोड़ने जाते थे? काफ़ी सालों तक तो पेरेंट्स आए, जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने एक रिक्शा कर दिया था जो मुझे लेके जाता था और लेके आता था, क्योंकि वो थोड़े प्रोटेक्टिव थे, जो कि लाजमी है, होता है कभी कभी। जी तो और एक रिक्शा आता था और मुझे लेके चला जाता था स्कूल, और फिर जब स्कूल से वापस आना होता था तो फिर वो रिक्शा वापस आता था और मुझे घर छोड़ जाता था। तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस बीच? फैमिली का सपोर्ट बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता आज। तो फैमिली का सपोर्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, चाहे आप मेरे को पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, इसका मोटो मुझे मेरी दीदी ने दिया कि ये क्यों नहीं पढ़ सकता, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी। तो हमारे वेस्ट बंगाल में सरस्वती पूजा करके एक इवेंट होता है वसंत पंचमी के टाइम पर। तो उस समय क्या होता है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ना लिखना शुरू करते हैं उनको स्लेट पेंसिल में लिखवाया जाता है। मतलब सरस्वती माँ के सामने बिठाकर। तो वो एक शुरुआत होती है पढ़ाई की कि आपको आशीर्वाद मिल गया देवी का, अब आप पढ़ाई शुरू करें। तो मेरे साथ वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि अच्छा बाद में पढ़ेगा या कैसा होगा देखेंगे, पर एक सरस्वती पूजा ऐसा आया कि मेरी दीदी ने जिद ठान ली कि इसको पढ़ाना है, तो इसका मेथड जो भी हो मैं इसको लेकर जाऊंगी और इसके हाथ से लिखवाऊंगी। तो उन्होंने शुरू किया और उसके बाद मुझे उन्होंने इंग्लिश में ABCD लिखना सिखाया। मुझे शायद देखना भी नहीं आता था अल्फ़ाबेट सही से, पर मैं सारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में लिख सकता था। तो जब तक मेरी स्कूलिंग नहीं हुई, मेरी दीदी ने मुझे एटलीस्ट क्लास 2 तक के सारे मैथ्स सिखा दिए थे, राइम्स सिखा दिए थे, अल्फ़ाबेट्स मुझे स्लेट्स पर लिखना आता था। तो उनके तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। मम्मी का कॉलेज और अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है मम्मी और पापा का। तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता आज। ओके, तो आपके पास 11th एंड 12th में क्या सब्जेक्ट क्या थे इंक्लूसिव स्कूल में जब आप आए? 11th एंड 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया था। तो ह्यूमैनिटीज़ में मेरे पास, जैसे क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे पास इंग्लिश और बंगाली थे। और उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन। और इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, क्या सब्जेक्ट लिया आपने? ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश ऑनर्स से किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंडर आता है।
ओके, तो कोलकाता मतलब कलकत्ता के अंदर ही आपने अपनी जी ग्रेजुएशन complete- ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं हॉस्टल में रहा, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी 14-15 किलोमीटर दूर रहता था, तो हर दिन जाना आना वो एक डिफ़िकल्टी थी। हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा उस बीच? हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत नया था, क्योंकि मैं पहले हॉस्टल्स में वैसा रहा नहीं हूँ। स्पेशल स्कूल में हॉस्टल देखे हैं, लुईवेल स्कूल में मैंने हॉस्टल देखा था, जी, पर वो सभी विजुअल इम्पेयर्ड रहते थे। ओके, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। पहले दिन तो मुझे मतलब पहला कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरे से बात ना करे, शायद एक्सक्लूजन ना हो जाए, ये एक डर रहता था। और काफ़ी टाइम तक मैंने खुद को अपने एक रूम में कैद रखा कि नहीं मैं खाने के टाइम निकलूँगा और उसके बाद क्या ही। और तो पर फिर धीरे धीरे लोग इंटरेक्ट करने लगे, और हॉस्टल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पर भी काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले, और मुझे चाहे कॉलेज की हो चाहे उसके बाद की पढ़ाई के लिए भी हो, अगर स्क्राइब भी चाहिए होता था तो भी वो मेरा हॉस्टल का होता था। मतलब आज भी अगर मैं कोलकाता में जाऊँ और मैं किसी नीड पे हूँ, अगर मुझे अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, मैं हॉस्टलर्स को कॉल करूँ तो कोई ना कोई उनमें से होगा। शायद वो अभी कोलकाता में नहीं होंगे, लेकिन वो आ जाएंगे, चाहे 3-4 घंटा का उन्हें ट्रैवल करना पड़े। तो इतना अच्छा बॉन्ड हुआ। मैं एक्सक्लूजन एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा इंक्लूजन मिला, और सभी अच्छे दोस्त बने। बहुत मज़े किए हॉस्टल में एक्चुअली हमने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद आपने कॉलेज में मतलब और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया? कॉलेज में नहीं, क्योंकि मेरे अलग अलग कॉलेज में सोसाइटी होती है, डिबेटिंग सोसाइटी होती है। जी आ, नहीं, ऐसे सोसाइटीज़ हमारे लाइक क्लब्स हमारे कॉलेज में भी थे, जैसे डिबेट क्लब हो गया, सिंगिंग क्लब हो गया, जी, तो वो सारे थे। बट मेरे को पार्टिसिपेशन का फियर शुरू से था। तो शुरू से इसलिए था क्योंकि मैं जब इंक्लूसिव स्कूल में आया 11-12, मेरा पार्टिसिपेशन लाइक एक्सेप्ट एकेडमिक्स बहुत कम रह गया था दूसरे चीज़ों में। तो वहाँ से ही जो पार्टिसिपेशन कम करना वो चीज़ें आ गई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करता था, बट वो एक फियर हमेशा काम करता था। तो उसके वजह से शायद मैंने भी खुद को दूर रखा, जो कि गलत था, पर हाँ ऐसा था। मतलब कॉलेज के 3 साल जो ग्रेजुएशन के निकले, उसमें दूसरे अगर हॉस्टल की कोई एक्टिविटी होती थी तो ज़रूर पार्टिसिपेट करता था, पर जब बात आए कॉलेज की तो नहीं। कॉलेज में रह के बंक मारा, क्लासेस बंक मारे? बहुत किया, काश कोई फैकल्टी ना सुन रही हो, पर हाँ बहुत कभी कभी हमारे कॉलेज के पास 2-3 मूवी थिएटर्स हैं, और वो इट्स नॉट लाइक आईनॉक्स और पीवीआर वाले वैसे नहीं, लाइक सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर्स, जो मतलब एकदम बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सा एक स्क्रीन होता है और बहुत बड़ा हॉल होता है। सो हम देखते थे सस्ता शो, और जो हमें देखना है कहाँ पर है, अगर 12:30 बजे और 12:30 बजे क्लास भी है तो भी कभी कभी ऐसा हुआ है। पहले डिसाइड हो जाता था कि इसमें लगी है। हाँ हाँ, और हम एक बंदे को भेज के रखते थे जो पहले से टिकट निकाल कर आता था। अच्छा। तो टिकट्स हमारे पास रहती थी, क्लास का कौन से क्लास को एब्सेंट करना है वो प्री प्लान रहता था। देन हम जाते थे और फिर मूवीज वगैरह देखी है काफ़ी सारी। बहुत मतलब कॉलेज में मूवीज के लिए बहुत मतलब सोचना ही नहीं पड़ता था, कभी भी प्लान बन जाता था, क्योंकि 3 हॉल्स थे आसपास, 3 सिनेमा हॉल्स। तब क्या बात थी, मतलब बहुत बड़े, मतलब कॉलेज तो आपका बहुत एंजॉय हाँ, बहुत ही अच्छा था उस हिसाब से। जी। अभी आप क्या कर रहे हो रुचि? अभी मैं फिलहाल हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मतलब एमए सोशल वर्क इन डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन। फिलहाल 2nd ईयर में हूँ, और 7-8 महीने और बचे हैं। आई थिंक सब सही रहा तो 2nd ईयर हो जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन बाद आपने किया ये? जी, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने किया ये। इस फील्ड के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? बेसिकली मेरा जो कोर्स है वो सोशल वर्क के अंडर आता है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको हम टिस बोलते हैं शॉर्ट में। तो मेरा कैंपस तो मुंबई में है, तो उसके लिए एक्चुअली मुझे टिस के बारे में मुझे भी खुद नहीं पता था। सोशल वर्क नाम की एक सब्जेक्ट भी होती है, ये सब मुझे नहीं पता था। आपको पहली बार कहाँ पता लगा? पहली बार जैसा कि आपने बोला ना, बंक मारने वाली आदतें थी जी। तो बंक तो नहीं था, थैंकफुली उस दिन क्लास नहीं था, बट एक सेमिनार था, किसी का एक सेमिनार था, मुझे ये खबर आया कॉलेज में। yes, और जो सेमिनार हॉल होता है, वो सेमिनार हॉल में होती है एसी, तो आप 2 घंटे जाइए, आराम फरमाइए, और उसके बाद चाय समोसा भी मिल जाता था। तो मैंने सोचा किसी का भी हो, मैं तो चला जाता हूँ, और पीछे की एक चेयर ले ली मैंने,
आराम से 2 घंटे बैठूंगा और फिर लास्ट में अनलिमिटेड चाय समोसा मिलता था। तो अच्छा। हाँ, मैंने बोला चलो ये शाम का स्नैक्स फिक्स हो गया अपना, और एसी भी है कंफर्टेबली। बट फिर वहाँ पर वो प्रेजेंटेशन एक्चुअली सोशल वर्क के बारे में थी, तो फिर वहाँ पर मैंने देखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में सोशल वर्क पढ़ाया जाता है, और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जी। जहाँ पर सोशल वर्क पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से मुझे ये स्ट्राइक किया कि ये क्या कोर्स है। तो फिर मैंने एक दिन जब मैं थर्ड ईयर में था, तो वो चीज़ मुझे याद रह गई थी कि ये मुझे चेक करना है। तो थर्ड ईयर में जब मैं था तो मैंने चेक किया कि अच्छा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो कितने सारे कैंपसेस है, क्या क्या सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर फिर मैंने जब डिसेबिलिटी स्टडीज इन एक्शन देखा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट को अब लेना ही है और इसी पर आगे पढ़ना है। तो फिर उसका एक एंट्रेंस होता है, उसके लिए तैयारी करी कई महीने, और उसके बाद फिर वो एंट्रेंस में कट ऑफ क्लियर हुआ जनरल में, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का एक प्रोसेस रहता है उनका, जिसमें रिटन टेस्ट भी आता है, इंटरव्यू भी आता है। तो सारे कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिर एडमिशन होता है। ये आपका कोलकाता में ही था? नहीं, टेस्ट कोलकाता में होता है। टेस्ट आप होम सेंटर ले सकते हैं, मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम टिस नेट बोलते हैं जी। अगर टिस की बात करूं मैं, तो वो टेस्ट आप कोलकाता में ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जिस भी कैंपस का कोर्स हो, तो आपको वहाँ जाकर फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप अभी भी वहीं, मतलब वहीं अभी वर्क कर रहे हैं आप वहीं से? जी जी जी, मैं वहीं वर्क कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी मेरा फील्ड वर्क पीरियड चल रहा है 1 महीने का, जो कि 29 अक्टूबर को ख़त्म होगा, और उसके बाद फिर रूरल प्रैक्टिकम है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड पे भी भेजा जाता है टू गैदर एक्सपीरियंसेस। तो फिलहाल एज अ स्टूडेंट ही वहाँ हूँ, बट हाँ, फील्ड वर्क्स होते रहते हैं। उसके फील्ड वर्क्स की वजह से इंडिया के काफ़ी पार्ट्स भी घूम पाया मैं। कौन कौन से पार्ट्स आपने घूमे और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? जैसे कि वेस्ट बंगाल तो मेरा स्टेट है, पर रूरल वेस्ट बंगाल मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। पुरुलिया और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बोलपुर वगैरह, तो मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया था, वो सारे एक्सप्लोर किए। उसके बाद फिर दिल्ली में भी रहने का मौका मिला कुछ दिन, और फिर अभी देहरादून में हूँ। लेकिन ऐसा है कि फील्ड वर्क का जब प्लान बनता था कि अच्छा दिल्ली में फील्ड वर्क है या फिर कहीं किसी और जगह है, तो आसपास की जगह अगर घूमने का टाइम है, वक्त है, तो हम लोग वो भी प्लान कर लेते कि अच्छा अगर छुट्टी मिले, जैसे कि अगर छुट्टी मिले तो शायद दूसरे जगह कवर कर ले। तो बीच में जो वेकेशन पीरियड्स होते हैं, तो उसमें मैंने कर्नाटका भी कवर किया है, नॉट फॉर फील्ड वर्क ऑफ कोर्स, बट कर्नाटका कवर किया है, महाराष्ट्र भी घूम लिया, लाइक रूरल महाराष्ट्र भी। तो इसी तरह कई सारे स्टेट्स कवर हुए, पहले से कुछ हो रखे थे, अभी कुछ हो रहे हैं और होंगे भी आगे। फील्ड वर्क में आप लोग का काम क्या होता है, मतलब किस तरीके से आप लोग देखिए, फील्ड वर्क जो है ना, वो कोर्स बेस्ड होता है। जैसे कि अगर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में 9-10 सेंटर्स होते हैं। ओके। तो मेरा जैसे डिसेबिलिटी स्टडीज इन एक्शन है जी। तो अभी अगर मैं 3rd सेमेस्टर में फील्ड वर्क करूँगा DSA का, तो मैं ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा जहाँ पे लाइक डिसेबिलिटी रिलेटेड कुछ काम हो रहा हो, जहाँ से हमें सीखने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके 1 महीने का काम, या जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा फील्ड वर्क था क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के साथ, मतलब सेंटर के साथ। तो फिर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस में आप कई सारे चीज़ें होते हैं जिसमें आप उन सेंटर्स के साथ काम कर सकते हो। जैसे मेरा था बच्चों के साथ काम करना, मेरा था बच्चों के साथ काम करने में भी वो एस्पेक्ट देखना पड़ता था, क्योंकि वो किस तरह से किसी एक्टिविटी में शायद इन्वॉल्व हो जाए जिसके वजह से वो कुछ ऑफेंस कमिट कर ले, तो वो किस लिए होता है, वो एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व किस लिए होते हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करना। और जैसे डिसेबिलिटीज़ में भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं कि कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को केटर किया जा रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, तो सेक्टर स्पेसिफिक लर्निंग। तो वो हमें फील्ड वर्क के थ्रू मिलता है। जी। महाराष्ट्र का आपने बताया कि रूरल एरिया में आपने काम किया है, फील्ड वर्क किया है। महाराष्ट्र के रूरल में मैंने काम नहीं किया, मैंने ये बताया कि घूमा हुआ हूँ। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस हमारे श्रोताओं को शेयर कीजिए। हाँ, तो महाराष्ट्र का रूरल काफ़ी प्यारा है एक्चुअली, और मैंने बारिश के सीज़न में वो घूमा हुआ है। अगर किसी को कोकन के बारे में पता हो, कोकन रीजन बारिश में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जी। तो उस टाइम पर मैंने कोकन के काफ़ी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हुए हैं। और थैंक्स टू माय फ्रेंड्स फ्रॉम महाराष्ट्र,
जो अपने अपने एरिया मुझे ले जाते थे और मैं एक्सप्लोर कर पाता था। एक दोस्त है मेरा, वो मुझे सोलापुर ले गया था। तो सोलापुर में उस समय एक्चुअली काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, बारिश नहीं थी। तो वो भी एक्सपीरियंस किया कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइक 46-47 डिग्री तो होगी एटलीस्ट। ओके। तो अच्छा था इन अ वे। महाराष्ट्र का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वर लाइक वेरी ब्यूटीफुल ड्यू टू रेन। कोकन वाला जो रीजन होता है जी। हाँ, कुछ विदर्भ वाला जो रीजन है या फिर दूसरे जो रीजन्स है वहाँ पे थोड़ा रेन कम होता है, बारिश कम होती है। पर हाँ, अच्छा था ऑल ओवर एक्सपीरियंस। मतलब वेदर ठीक ठाक था वहाँ वेदर ठीक ठाक था, कुछ जगह थोड़े एक्सट्रीम थे बट ठीक ठाक से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोग अच्छे मिलते हैं तो फिर आप वेदर नहीं सोचते हो। अगर घूमने का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, आपको ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे, लोग अच्छे मिले, तो फिर मतलब जैसे कि सोलापुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पर फिर रात को हमें छत में सोने मिलता था, एकदम मतलब आसमान में तारों के नीचे। तो बहुत अच्छा लगता था, वो जो एक्सपीरियंस होता था वो एक अलग तरीके का वो एक एक्सपीरियंस अलग था। तरीके का एक्सपीरियंस था। और लाइक वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होती है कुछ जगह, काफ़ी सारे डिफिकल्टीज भी आते हैं कुछ जगह। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में भी आए मुझे और दूसरे स्टेट्स में भी आए, बट क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग सो हाँ, मुझे हर प्लेस अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है या फिर मज़ा आता है? सिर्फ मज़ा ही आता है? क्योंकि ट्रैवलिंग में दिक्कतें भी हो सकती हैं, आपको नहीं, आती हो? दिक्कतें तो देखिए आएंगी। एज अ विजुअली इम्पेयर्ड अगर मैं ये बोलूँ कि दिक्कत नहीं आती तो बहुत ही झूठी बात हो जाएगी वो। जी। तो दिक्कतें तो आती है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज कई जगह हैं, एंड लोगों का रवैया भी लाइक कई बार मैं जब सोलो निकला था कर्नाटका के लिए, यहाँ से मुंबई से मैं निकला था, तो देवर लाइक कैसे जा रहे हो आप, कैसे जा सकते हो आप, ऐसे अकेले मत निकला करो। तो कभी कभी जो लोगों के पर्सपेक्टिव्स होते हैं दैट टू अफेक्ट्स यू, एंड उसके साथ साथ फिर जो इनएक्सेसिबिलिटी होती है प्लेसेस की, तो वो इफेक्ट करती है। पर मतलब मैंने यही सोचा कि कुछ भी हो मुझे ये प्लेसेस कवर करना ही है और घूमना ही है, तो बस उस सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो फिर वो सारी चीज़ें उतनी ध्यान नहीं बटाती। आपने कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली और देहरादून। जी। देहरादून में आपका क्या फील्ड वर्क है? कैसा फील्ड वर्क है? देहरादून में तो निफिड के साथ फील्ड वर्क है। निपिड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, निफिड तो लाइक एक्चुअली सच बताऊं तो निफिड मुझे बचपन से मैंने सुना था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, NIVH के बारे में। NIVH के बारे में, तब NIVH नाम हुआ करता था जी। तो मुझे जाने का भी बहुत मन होता था। और जब हम स्पेशल स्कूल में होते थे ना, तो एक ऐसा ड्रीम सा होता था कि आप NIVH जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा होता था। एंड मैं वेस्ट बंगाल में एक उत्तरपाड़ा शहर की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे भी वो रिकॉग्निशन था NIVH के लिए। तो कभी कभी सोचता था कि अच्छा कभी प्लान बना के मैं ज़रूर जाऊँगा, पर वो हो नहीं पाया। और अभी फील्ड वर्क के लिए NIVH में आना पड़ रहा है, जो अभी निपिड हो चुका है। तो वो ऑल टुगेदर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ओवरवेलमिंग भी है। यहाँ पे आपने किस तरीके की मतलब आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट विजिट किए? अभी तो बहुत ही इनिशियल है, जैसे फर्स्ट वीक ही चल रहा है मेरे फील्ड वर्क का। जी। तो फिलहाल मैंने ब्रेल प्रेस देख लिया है, स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक देख चुका हूँ, लाइब्रेरीज देख ली हैं, मीडिया एंड प्रोडक्शन देख लिया है, रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजी देखा है। मोर और लेस एक ओवरव्यू हो चुका है, एक्सेप्ट स्कूल एंड ESI। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो मैं जो आपने बुक्स के बारे में बताया, आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे विजिट की है? यहाँ पे जैसे कि एक तो ब्रेल प्रेस के वहाँ जो लाइब्रेरी है ब्रेल प्रेस रिलेटेड, और यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे ब्रेल की किताबें होती हैं, तो वो सारी लाइब्रेरी मैंने विजिट की हुई है। और उसके साथ आज ही एक लाइब्रेरी मैंने विजिट की जो स्पेशल एजुकेशन के वहाँ बिल्डिंग में थी, डिपार्टमेंट में। जी उस डिपार्टमेंट में थी। तो वो लाइब्रेरी में मैंने एक्सप्लोर की, काफ़ी सारी अच्छी किताबें थी। मुझे लग रहा था मैं बस वहीं पे बैठ के एक्सप्लोर करता जाऊँ, क्योंकि सोशियोलॉजी और सोशल वर्क से रिलेटेड भी काफ़ी सारी किताबें थी, तो इंटरेस्टिंग था। हिस्ट्री से रिलेटेड भी थी किताबें वहाँ पर, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, मुझे किताबों से बड़ा प्यार है, तो चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में मिले मैं उसको ज़रूर एक्सेसिबल बना के पढ़ना चाहता हूँ। तो वो एक मेरी वीकनेस है किताबें, आप मतलब स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी है, ऐसा कुछ है, दोनों आप कह सकते हो दोनों। इसको। हाँ, आप मान लीजिए प्रिंट्स की बुक हैं, तो आप उसको रीड कैसे करते हो? प्रिंट की बुक है तो कुछ ऐप्स यूज़ करना पड़ता है, एक्सेसिबल ऐप्स जैसे
कि वो हो गया। ओके। तो उनसे हमने पिक्चर ले लिया और फिर उसको OCR करके पढ़ लिया, या तो स्कैन कर लिया एक ही बार में सारे पेजेस, ओके। और उसको PDF बना के फिर हमने OCR कर लिया। तो उसके थ्रू प्रिंट बुक्स एक्सेसिबल हो जाते हैं। और वैसे तो कुछ जो डिजिटल बुक्स होते हैं वो तो लैपटॉप के थ्रू पढ़ सकते हैं। हाँ वो तो स्क्रीन रीडर्स के थ्रू मैं पढ़ लेता हूँ आराम से, उसमें कोई वैसे दिक्कत होती नहीं है। एंड फिर भी कुछ हो तो इसमें MK टाटा सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड है, एक लाइब्रेरी का एक स्पेसिफिक सेक्शन है कि अगर कोई स्पेसिफिक दिक्कत आए एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड तो मैं वहाँ अप्रोच कर सकता हूँ। एंड देन एक्सेस राइट्स मिशन है। सो बेसिकली अंडरग्रेड में मुझे किताबें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि सारे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे प्रिंट बुक्स अवेलेबल रहते थे। अब मैं कितनों को स्कैन कर कर पढूं, और वहाँ पर वैसा कुछ मतलब एक्सेसिबिलिटी फीचर्स भी वहाँ पर थे नहीं वैसे कुछ, और कोई ऐसे जैसे कि यहाँ पर MK टाटा सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज है या फिर एक्सेस राइट्स मिशन है, टाटा इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। ओके। तो बट अंडरग्रेड में वैसा कुछ था नहीं, तो किताबों से मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ी। 3 साल सिर्फ मेरे सिलेबस के किताबें थे। वो बहुत टफ पीरियड था मेरे लिए, और मुझे हर दिन चुभती थी ये बात ग्रेजुएशन के दौरान। हाँ, और मैं एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं लाइब्रेरी गया हूँ, और जब दोस्त जाते थे और मुझे पढ़ के देने की कोशिश करते थे। अब जो लाइब्रेरियन है उनकी भी ड्यूटी है कि लाइब्रेरी को पीसफुल रखना है ताकि कोई नॉइज ना आए, तो वो बोलते थे यहाँ पे मत पढ़ो, आवाजें आती हैं। उनकी गलती है नहीं उसमें, वो उनका काम है। पर फिर मैं पढ़ नहीं पाता था और मैं बैठा रहता था, और मेरे सारे दोस्त किताबें पढ़ते थे ग्रेजुएशन में। तो ऐसा लगा कि किताबें मॉक कर रही है मुझे कि देखो हम में इतनी सारी नॉलेजेस छुपी हुई हैं हर एक पन्ने में, बट तुम हमें पढ़ नहीं सकते। तो उसके बाद से मैं लाइब्रेरी कभी गया नहीं था 2-3 साल। तो लाइब्रेरी मैंने फर्स्ट टाइम फिर विजिट की। मतलब वो प्लेस आपको हर्ट कर रहा था एक तरीके से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना किताबें मेरी स्ट्रेंथ भी हैं और वीकनेस भी है। तो ये इस तरह की इनएक्सेसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हर्ट करती है मुझे, क्योंकि मुझे बस वो पढ़ना और नॉलेज उसमें से एकदम ग्रैब कर लेना वो बहुत पसंद आता है मुझे। पर 3 साल में उस लाइब्रेरी को जा नहीं पाया, और फिर मैं के लाइब्रेरी में मैंने जाना शुरू किया अभी। सो दैट्स अ नाइस एक्सपीरियंस नाउ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा जी आपका। जी जी जी। आपने बताया कि निपिड में आप स्पेशल एजुकेशन में गए, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, वहाँ की लाइब्रेरी विजिट की। स्पेशल एजुकेशन में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको कोऑपरेट किया? देखिए अभी फील्ड वर्क के लिए नहीं अभी ज़्यादा इंटरेक्शन तो हुई नहीं है। बाकी सिर्फ स्पेशल एजुकेशन नहीं, मैं ऑल ओवर सारे डिपार्टमेंट की बोलना चाहूँगा कि स्टाफ और स्टूडेंट और सभी लोग यहाँ पे जितने भी है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। इसीलिए कभी कभी मैं अपना फील्ड वर्क अकेले ही बिना किसी असिस्टेंस के कर पाता हूँ, बिना किसी रोक टोक के कर पाता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि मुझे यहाँ इसलिए जज नहीं किया जाता, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इंक्लूजन वाली फीलिंग है ना, ये हर जगह होनी चाहिए। कि पिछले फील्ड वर्क्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हर जगह नहीं बट एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ दिनों के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो जब फील्ड वर्क असाइन करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उनको लगता है कि अच्छा हमने देखो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है फिर भी हमने उसको फील्ड वर्क के लिए अलाउ कर दिया। तो ये जो फिर भी वाला पार्ट है ना, ये अपने आप में बहुत एक्सक्लूजनिस्ट है। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चुभता है, एक तरीके से बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल, कि अच्छा आप मतलब वो आपने बहुत महान काम कर दिया कि हमें एक तरीके से दया दिखा रहे हो। हाँ जी, तो आपने बहुत महान काम कर दिया कि आपने एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड वर्क के लिए अलाउ कर दिया। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में फिर शायद बाकी उसको दिक्कतें ना आए, सबका बिहेवियर उसके साथ सही रहे, बट वो जो एक अप्रोच होती है ना, वो फिर आखिरी समय तक आपको दिखती है कि अच्छा इनके मन में ये है कहीं ना कहीं, और वो फिर रिफ्लेक्ट करता है किसी ना किसी आइडिया में, किसी ना किसी बातों में। थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगता है उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, जब कोई आपको ऐसी बात बोल देता है तो। हाँ मतलब मैं काम कर रहा हूँ और लाइक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ,
इसके बावजूद अगर कोई सिर्फ मेरे डिसेबिलिटी को देखकर मुझे हाँ, आपके अंडरएस्टिमेट काम करे, को ना देखकर जी, आपकी नहीं डिसेबिलिटी को, काम को बिल्कुल क्रिटिसाइज करे अगर करना है जी तो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, कि अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं पहले बिना आपको काम को देखे हुए आपकी डिसेबिलिटी से जी जज जी कर लेना, जी जी वो जी कहीं और ना कहीं, ऐसा भी हुआ है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशंस मना कर देते हैं कि अच्छा पर्सन में डिसेबिलिटी है तो दूसरा कुछ बहाना लगा देते हैं। जैसे कोविड के टाइम पर मैं जब ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहा था काम करने के लिए, जी तो उस समय उतना कोविड था भी नहीं, मतलब नहीं था वो भी बोलना गलत होगा, और एक्सट्रीम वेव नहीं थी, जी, पर उस टाइम भी देवर लाइक अच्छा नहीं हम कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते, और कई सारे बहाने आ जाते हैं उनके कि नहीं नहीं हम नहीं अलाउ कर सकते तो वो सारी चीजें भी मुझे फेस करनी पड़ी है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हर्ट तो होता होगा इस चीज को लेके। हर्ट किसको नहीं होता निहाल, हर्ट तो जी। सबको होता है अगर किसी के साथ ऐसा बिहेवियर हो, और इट्स ऑल अबाउट कोपिंग अप एंड गोइंग ऑन। सो आप कोप अप करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि एट द एंड वर्ल्ड तो उस थ्योरी को लेके बैठा है कि ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर मैं सबको नहीं जोड़ रहा इसमें जी, शायद। हाँ इस जज करने वाली इस थिंकिंग हाँ को हाँ तोड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपके पास इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है? किस तरीके की मोटिवेशन है? मतलब आपको अपने काम से मोटिवेशन मिलता है, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों अपने से? काम से मोटिवेशन मिलता है, ऑफ कोर्स अपने दोस्तों से मोटिवेशन मिलती है, अपनी फैमिली से मिलती है, और उसके साथ साथ हमेशा दिमाग में ये सोच रहता है कि लोगों को कहना है वो तो कहते रहेंगे, उनको जो सोचना है वो सोचते रहेंगे, लेकिन आपको उन्हें प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि उनकी तो एक थ्योरी सेट हो चुकी है। अब जी। चाहे वो किसी भी लॉजिक पर बेस्ड ना हो, शायद वो देखते आए हैं, वो हजारों सालों से वो चीज चली आ रही है, काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं जो इन सब सोच को बढ़ावा देते हैं समाज में। ओके। तो वो सारी चीजें अब तो उनकी सेट हो गई है, प्रूव आपको उनको गलत करना है, वो तो मतलब वो तो अपने आप को सही मान वो बैठे ये हैं, सोचते है ना? हैं कि हम तो, हमारे थिंकिंग, जी हमारी जी थॉट्स जी सही जी हैं, जी बिल्कुल। जी 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 आपको प्रूफ करना हम्म, पड़ता है कि नहीं, आपकी थिंकिंग, बस आपके जो वो एक थॉट्स लाइन हैं, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का काम है कहना। तो वाह। बस वही बात है। तो बस खुद, ऐसा नहीं है कभी कभी वीक नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता हूँ, पर वही है कि नहीं मुझे करना है, और इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रूविंग योरसेल्फ, वो कभी कभी खुद पर ज्यादा बर्डन डाल देता है। मुझे खुद को प्रूव करना है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ सकता हूँ। अब जी चाहे बिल्कुल। उसके लिए मेरे को हजार कोई लोग आए और बोले कि देखो तुम नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं माननी उनकी बात। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, 2 साल बाद मेरा फेलियर हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा अपने घर, और अगर हो सकता है तो मैं उनको करके दिखा दूंगा। तो उनके बारे में अभी सोचना ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिना काम को आजमाए हुए आपको हम्म, ऐसा, आपको कोई ऐसा बोले कि आपसे ये हो ही नहीं बिल्कुल पाएगा, बिल्कुल। तो वो तो बहुत ही बुरा है। हमारे श्रोताओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जी? बिल्कुल, तो यही कहना चाहूंगा। देखिए, संदेश देने लायक तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं अभी, पर वही जैसे मैंने बोला कि लोग काफी कुछ कहते रहेंगे आपको। हो सकता है एज अ विजुअली इम्पेयर्ड या एनी अदर डिसेबिलिटी जब आपको हो, काफी ज्यादा एक स्टिग्मा का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको, और हो सकता है कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाए, भेदभाव आपके साथ हो, और वो मतलब काफी सारे अप्रोचेस में होता है, जिस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह से लोग आपके साथ बात करते हैं, काफी सारे अप्रोचेस से आपको बुरा लग सकता है, आप हर्ट हो सकते हो, आपके साथ कई तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन बस खुद पे बिलीव रखना कि आप वो कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि कोई किसी एक स्टिग्मा आ रहा है, एक डिसेबिलिटी के साथ एक स्टिग्मा आ रहा है, तो आप वो घर से बाहर निकलना बंद कर दो या जाना बंद कर दो। बस एक एग्जांपल दूंगा मैं कि मैं जब मोबिलिटी मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी मुंबई में, और मैं पहला दिन केन लेकर निकला था, तो सेंटा क्रूज स्टेशन पर मुझे किसी ने अप्रोच किया था, इसलिए कि शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं अच्छे से शर्ट पैंट पहना हुआ बंदा, और जा रहा था अपने, या नहीं, मैं एक फ्रेंड के पास मिलने जा रहा था, बट आई वॉज वेल ड्रेस्ड ऑन दैट डे। तो फिर भी किसी ने ये अप्रोच किया। उसने ये अप्रोच क्यों किया? क्योंकि मेरे हाथ में केन थी, तो मेरे डिसेबिलिटी के साथ स्टिग्मा था, अच्छा केन लेके आया तो भीख मांगने आया होगा, शायद इसको पैसे की जरूरत होगी, ये इसको इसमें 5 बहुत रुपए बड़ा दे रोल, देता हूँ। इसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर
मूवीज वगैरह का भी पहले दिखाते हाँ हैं हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कि तो होता ही नहीं है। आप मतलब वो तो ब्लाइंड होता ही हो, है। आप दृष्टिहीन हो, बिल्कुल। तो आप सिर्फ आपको कुछ वो नहीं एक कर सकते हो। परसेप्शन होता है सोसाइटी का, जो मूवी या सोशल मीडिया के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, कहीं ना जी। कहीं से तो जरूर रिफ्लेक्ट करता है। तो पर अगर मैं उस दिन बुरा मुझे भी लगा था, हालांकि मैंने उनको मना कर दिया बहुत इन अ वेरी पोलाइट एंड स्माइलिंग मैनर, आई सेड नो टू दैट पर्सन, और मैं आगे बढ़ गया, मैं अपने दोस्त के घर गया फिर। पर उस दिन मुझे भी बुरा लगा था। हो सकता था मैंने पहली बार केन पकड़ी थी उस दिन, हो सकता था वो मेरा आखिरी बार भी हो सकता था। मैं उस केन को छोड़ देता कि केन पकड़ूंगा और रास्ते पे निकलूंगा तो पता बिल्कुल नहीं लोग किसी क्या के क्या साथ भी सोचेंगे, ऐसा होगा है कि ना? आप पहली बार हाँ किसी ने हाँ कुछ काम किया और उसके साथ ऐसा हो जाए। बिल्कुल। पर मैंने ये सोचा कि वही कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे, लोग सोचते रहेंगे, मेरी जरूरत है वो, और मैं केन के साथ अच्छा मोबिलिटी कर पाता हूँ। तो क्या पता आज से 10 साल 20 साल बाद मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं शायद उनको कहीं दिखूं और उनको उस चीज का मलाल हो कि मैंने ये गलती कर दी। बिल्कुल। तो खुद से बिल्कुल बैक ऑफ नहीं करना है, और जितने भी हर्डल्स आए, बैरियर्स आए या सोसाइटल प्रेशर आए, बिल्कुल भी मतलब सबको सुनना भी है, वो सुनना पड़ता है, आई नो, पर हार नहीं मानना है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रिची थे जिन्होंने आज अपने मेरी बात कार्यक्रम में अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद रिची आपका। थैंक यू सो मच टू यू टू निहाल, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मोस्ट वेलकम। और हमारे साथ जिन्होंने इनका संदेश देने का स्टाइल बहुत पसंद आया मेरे को, इन्होंने ये कहा कि अपने काम से जब आप दो, ना कि लोग आपको बोलते रहें तो आप चुप चुप होके बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रिची, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं को। सुनते रहिए 91.2 NIBH हेलो दून।